जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में पाए जाने वाले लगभग 200 देशों में केवल मात्र 7 देश ही ऐसे हैं जिन्हें जैव विविधता वाले प्रदेश अर्थात मल्टी बायोडायवर्सिटी कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, जिनमें भारत एक प्रमुख देश है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में 4 मौसम, 6 ऋतुएं तथा धरती की पाई जाने वाली लगभग सभी प्राकृतिक भौगोलिक संसाधन संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य भी अपनी किरणों को बड़े ही संतुलित मात्रा में बिखेरता है, जिससे कि यहाँ का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक दक्षिण गोलार्ध पर बसा हुआ समुद्री देश है, वहाँ पर सूर्य अपनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को इतना अधिक बिखेरता है जिससे कि वहाँ के नागरिकों को अक्सर स्किन कैंसर रोग का बहुत अधिक प्रकोप झेलना पड़ता है। उसी प्रकार सूर्य यूरोपियन देशों में अपनी किरणों को बहुत ही किफ़ायत से मंद मात्रा में, तिरछे मात्रा में बिखेरता है, जिससे कि यूरोपियन देशों में ठंड और ठंड जनित रोगों और वायरस का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका एवं उसके पड़ोसी इलाके देशों में सूर्य अपनी किरणों को इतना अधिक सीधी मात्रा में, तीव्र मात्रा में बिखेरता है कि अफ्रीकन देशों में साल भर गर्मी का प्रकोप अत्यधिक ज़्यादा होता है। भारत, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से एक सुरक्षित इलाका है, ऐसा माना जाता है कि मन्नू ने जब पहली बार धरती पर मानव को बसाने की योजना बनाई तो मन्नू ने पृथ्वी का विचरण कर एक ऐसे भूभाग को तलाशा जो कि तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा सुरक्षित हो, और वो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का भारत। ये बात हमने देखने में आई है कि यूरोपियन देश, जो कि समुद्री इलाकों पर बसे हुए हैं, अक्सर उन्हें सुनामी लहरों एवं भूकंप इत्यादि की अप्राकृतिक आपदाओं का सामना अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता है। भारत, जो कि इस संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण रहने के लिए अत्यधिक ज़्यादा अनुकूलन प्रदान करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक जनघनत्व पाया जाता है। भारत, जो हर क्षेत्र में एक अग्रणीय देश बनता जा रहा है, भारत की डाक व्यवस्था हम जानते हैं इस संसार की सबसे प्राचीन और बड़ी डाक व्यवस्था है। उसी प्रकार भारत की थल सेना पूरे संसार भर में तीसरे पायदान की अनुशासित और शक्तिशाली सेना मानी जाती है। इस कोरोना समय में पूरे संसार भर ने भारतीय लोगों की इम्यूनिटी पावर का डंका माना कि भारतीय लोग कोरोना का मुकाबला अत्यधिक जनसंख्या और कम मेडिकल सुविधा होने के बावजूद अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो काफ़ी तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली मानी गई, इस आपदा को भी हमने डटकर मुकाबला किया। भारत, जो कि एक विकासशील देश, लीडिंग कंट्री है, आओ आज हम इस 74वें स्वाधीनता दिवस पर भारत को और अधिक उन्नत बनाने के लिए सामूहिक रूप से सभी नागरिक प्रयास करें। जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्राचीन काल से ही काफ़ी माना जाता है। यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जहाँ पर संसार के कोने कोने से विद्यार्थी अध्ययन और ज्ञान को प्राप्त करने आते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि संसार में भारतीय स्टूडेंट अपना ज्ञान का डंका चारों तरफ फैला रहे हैं। अकेले अमेरिका देश में भी लगभग 35% पदों पर भारतीय विद्यार्थी सुशोभित हो चुके हैं। इसी प्रकार संसार की सभी प्रमुख कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, माइक्रॉन एटसेट्रा के प्रमुख पद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पर भारतीय लोग काबिज हो चुके हैं। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरवशाली बात है कि भारतीय बच्चे शिक्षा के क्षेत्र पे इतने अधिक उन्नति को प्राप्त किए। आज देश को स्वाधीनता, आज़ादी प्राप्त के हुए 74 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन आज हम अपने देश की कुछ समस्याओं के बारे में विचार करते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि कानूनी रूप से हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आज भी हम अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बने बैठे हैं, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में डिपेंडेंसी माइंड सेटअप के नाम से जाना जाता है। अर्थात आज भी हम हर कार्य के लिए अंग्रेजों का मुंह ताकते हैं। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से बच्चों को मुक्त कराएं। डिपेंडेंसी सिंड्रोम हम जानते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला हार्मोन हम में सिक्रेट होने लगा है, यानी कि हम हर क्षेत्र में अपना कार्य कर सकते हैं, बावजूद उसके कि हम अंग्रेज लोगों को अत्यधिक सुपीरियर मानते हैं तथा उन्हीं का अनुसरण करने की आदत आज भी हम भुलाए नहीं बैठे। जैसा कि 2017 में इंग्लैंड की एक जानी मानी कंपनी जो कि भारत में पानी को शुद्ध करके बेचती है, और उस कंपनी ने इंग्लैंड की सीनेट में अपना 2017 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत करके कहा कि हमने पानी को शुद्ध करके भारत से इस वर्ष 6 अरब डॉलर कमाए हैं। 6 अरब डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में हम जानते हैं लगभग 450 अरब रुपए भारत से कमाए हैं। तो ऐसे में जब ये प्रतिवेदन सुनाया गया तो सीनेट में बैठे हुए एक मेंबर ने व्यंग कसते हुए कहा, आर इंडियंस स्टिल स्टूपिड? क्या भारतीय लोग अभी भी मूर्ख हैं? अर्थात उनका कहने का अर्थ था कि जल, पानी जो किसी भी देश का एक प्राकृतिक संसाधन होता है और उस प्राकृतिक संसाधन जल पर वहाँ के नागरिकों का ही प्रथम अधिकार होता है, और ऐसी क्या आप मुसीबत आन बैठी कि कोई विदेशी लोग भारत में आकर हमारा ही पानी हमें शुद्ध करके एक ही वर्ष में 450 अरब का विदेशी मुद्रा हमसे ले जाते हैं। ये बड़ी ही विडंबना की स्थिति है। एक ऐसी छोटी सी घटना मैंने ऋषिकेश में देखी कि गंगा नदी किनारे बैठा एक परिवार अपने हाथ में विदेशी पानी की बोतल को बड़े शान से पी रहा था, जबकि लाखों करोड़ों गैलन शुद्ध गंगा जल वहाँ से प्रवाहित हो रहा था। तो आज हमें आवश्यकता है कि इस मानसिकता को बदलने की। जैसे कि लंबे समय से हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहे, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंग्रेज जा चुके, आज हमें अपना खुद का ही संविधान मिला है, लेकिन हम अपनी उस गुलामी की मानसिकता को, दास्ता की मानसिक मनोवैज्ञानिक बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए। एक छोटी सी कहानी कि एक महारथ हाथी पालक के पास हथनी का बच्चा पैदा हुआ, तो पहले दिन से ही वो महारथ उस हाथी के बच्चे को एक लोहे की जंजीर से पेड़ से बांध देता था। दिन ब दिन वो हाथी का बच्चा बढ़ता चला गया, लेकिन उसका महारथ रोज ही उस हाथी के बच्चे को लोहे की जंजीर से पैर से बांध डालता था, जिससे कि वो हाथी का बच्चा उस घर को छोड़कर दूर नहीं जा सकता था। जो हाथी का बच्चा बढ़कर पूर्ण विकसित हुआ तो उसके महारथ ने लोहे की जंजीर को वो बांधता नहीं था, केवल उसके पैर के पास रखता ही था, लेकिन तो भी वो हाथी का बच्चा मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इतना अत्यधिक उस लोहे की जंजीर से जुड़ा हुआ था कि अक्सर लोहे की जंजीर जो खुली रहती थी, लेकिन हाथी का बच्चा सोचता था कि मैं अब भी उससे बंधा हुआ हूँ और वो चाहकर भी उस पेड़ से दूर नहीं जा सकता था। बिल्कुल वैसी ही स्थिति हम भारतीय लोगों की हुई है कि लंबे समय से जो हम अंग्रेजों की आदतों के गुलाम हो चुके हैं, उन्हें मुक्त करने का आज समय आ चुका है। तो इस स्वाधीनता दिवस पर एक छोटा सा संदेश कि हम अपने बच्चों की डिपेंडेंसी माइंड सेटअप को चेंज करें, उस गुलामी की मानसिकता को चेंज करें। अंग्रेज जा चुके हैं, लेकिन जो हैबिट फॉर्मेशन, जो आदत उन्होंने हम में निर्मित की थी, वो अभी भी चलती आ रही है। जैसा कि अंग्रेज लोगों ने हमें वाइट कॉलर जॉब, यानी कि
नौकरी का एक आकर्षण जो पैदा किया, आज भी हम सभी गार्जियन, हम सभी नागरिक अपने बच्चों को वाइट कॉलर जॉब यानी कि सरकारी नौकरी या कि कहीं पर भी नौकरी दिलवाने में एक शान समझते हैं। जैसे कि हम बड़े गौरव से कहते हैं कि फला फला प्रमुख कंपनियों में हमारी भारतीय लोग सीईओ बन गए हैं, जबकि हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते हैं कि चाहे हम किसके अधीन कितना ही बड़ा पद क्यों ना प्राप्त कर लें, रहेंगे तो नौकर ही। आखिर मालिक बनने की मानसिकता हम भारतीय बच्चों को कब सिखाएंगे? हम बच्चे को सिखाते हैं कि बड़ा होकर एक आपको डॉक्टर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा प्रोफेसर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ अब आवश्यकता है कि हम बच्चों के विज़न को और अधिक बढ़ाएं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बच्चे को बड़ा होके केवल डॉक्टर ही नहीं बनना है, डॉक्टर बन के एक बड़े हॉस्पिटल का मालिक भी बनना है। बच्चे को सिखाएं कि केवल हमें एक इंजीनियर ही नहीं बनना, इंजीनियर बनने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी को सेटअप भी करना है, ताकि आप अपने अंडर अनेकों नौकर, अनेकों इंजीनियर बनाएं। हम केवल बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ ही बनाने तक सीमित ना रखें, बल्कि हम बच्चे का विज़न इतना बड़ा करें कि वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स बन पाए। हम केवल बच्चे को फेसबुक का सीईओ बनना ही ना सिखाएं और उस पर ही संतुष्ट ना रहें, जबकि बच्चे का हम दृष्टिकोण इतना विशाल बढ़ाएं कि वो मार्क जुकरबर्ग बने, यानी कि खुद का ही फेसबुक एस्टेब्लिश करें। तो ऐसे में हम आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से हमारी जो डिपेंडेंसी माइंड सेट है, जो गुलामों वाली मानसिकता है, उसे बदलने की आज सख्त आवश्यकता है। बड़े ही विडंबना की बात है कि अभी चंद दिनों पहले जब चाइना और भारत की सीमा पर विवाद हुआ, तो हमारे भारत के पड़ोसी मित्र देश इजराइल ने भारत को ऑफर किया कि यदि चीन भारत पर युद्ध करता है तो बिना आमंत्रण दिए, बिना इनविटेशन के ही इजराइल भारत की रक्षा की सहायता करने के लिए पहुंच जाएगा। कितने ये मित्र देश का शुक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए एक लज्जा का विषय है कि इजराइल के मात्र लगभग 92 लाख नागरिक हमें ऑफर कर रहे हैं कि वो भारत के 150 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए आएंगे। होना तो ये चाहिए कि भारत के 150 करोड़ नागरिक इजराइल के 52 लाख लोगों की सहायता करने के लिए जाएं, लेकिन ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि 92 लाख लोग, जो 1 करोड़ से भी कम है, हम 150 करोड़ लोगों की सहायता के लिए आ रहे हैं। हम बड़े संतुष्ट हुए कि चीन भारत की विवाद के समय अमेरिकन लोग, जो मात्र 35 करोड़ है, वो हमारी रक्षा करने अमेरिकन सेना आएगी। क्या हम भारत के 150 करोड़ लोग चीन के 150 करोड़ लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते? क्या अपनी रक्षा हम खुद नहीं कर सकते? क्या आज भी हमें गुलामों की तरह हर चीज़ के लिए ताकने की आवश्यकता है कि इजराइल के मात्र 92 लाख लोग हम जैसे 150 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए आएंगे और उस पर हम गर्व महसूस करते हैं कि कोई देश हमारी सहायता कर रहा है? जैसे कि कोरोना समय में आज भी 6 महीने बीतने पर हम यूरोपियन देशों का मुंह ताक रहे हैं कि शायद वहाँ से कोई वैक्सीन दवाई बने और वो कोरोना से हमें मुक्त करवाएगी, जबकि हम जानते हैं कि भारत का जो भौगोलिक भूभाग, जो कि मन्नू ने ढूंढा था, इतना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से संपन्न है कि हर रोगों की दवा यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में डॉक्टर ट्री नीम है, गिलोय का एक ऐसा पेड़ है जो ना खुद मरता है ना किसी और को मरने देता है, जिसे कि हम अमृता के नाम से जान सकते हैं, या कि इंडियन हल्दी जो कि बड़े बड़े रोगों का इलाज करती है। बावजूद उसके कि उनमें रिसर्च करने के, उनमें दवा खोजने के हम इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद कोई यूरोपियन देश, कोई यूरोपियन मेडिकल कंपनी हमें ये वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। कितनी दुविधा की बात है
कि जो कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं उसके लिए भी हम दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को छोड़ नहीं पाए। इसी को हम डिपेंडेंसी माइंड सेटअप के नाम से जानते हैं। और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत जो कि हमें परजीवी बनाती है, जिससे कि हम में अपनी क्षमताएं, अपनी शक्ति होने के बावजूद हमारे मनोविज्ञान में एक ऐसा डिपेंडेंसी सिंड्रोम, एक ऐसा हार्मोन स्त्रावित होने पर लगता है जिससे कि हम आदतन हर चीज पर दूसरों पर आश्रित रहना सीख जाते हैं। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है, इस आज़ादी के पल पे ये हम सभी संकल्प लें कि कम से कम हम आने वाली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली नई पीढ़ी को इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों से भी मुक्त करवाएं, जैसा कि एक दिन हमने अपने देश को स्वाधीनता कानूनी रूप से प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।